गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज ज्योग्राफी में नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम हम लोग का होगा पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक, एमसीक्यूज मैंने कराया था इसके पहले। ठीक, और आज भूगोल का क्लास ले लें, फिर कल भी ले लेते हैं और परसों फिर आपका एमसीक्यू हो जाएगा पॉलिटी का और आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यूज का। ठीक है, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम बच्चों होगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हम लोग के चैप्टर का नाम होगा पृथ्वी की गतियां। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पृथ्वी की गतियां जो है इसमें देखा जाए क्या हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे एक ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हम लोग को बच्चों बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, डेटा रट के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ठीक, कुछ डेट हैं, वो डेट पूछे जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा उस डेट को याद करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ठीक ठाक आपको मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पृथ्वी की गतियां। तो अमूमन देखो बच्चों, हम बात करें पृथ्वी की, ओनली पृथ्वी की। ठीक है, तो पृथ्वी की गति की बात करें तो पृथ्वी की मुख्य रूप से गतियां हम लोग दो टाइप की देखते हैं। ठीक, और ये दो टाइप की गतियां कौन होती हैं? तो पृथ्वी की दो प्रकार की गति, दो प्रकार की, दो प्रकार की गतियां। अब दो प्रकार की गतियां कौन है बच्चों? अब दो प्रकार की गतियां जो है ये एक हो जाता है एक हो जाता है बच्चों ये दैनिक गति, दैनिक गति, या इसी को कहते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। ठीक, और दूसरा हो जाता है यहां बच्चों परिक्रमण, परिक्रमण गति, या किसी को कहते हैं ईयरली मोशन, यानी वार्षिक, वार्षिक गति। तो दो प्रकार की गतियां हो गई, एक दैनिक गति या घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ये दो टाइप की गतियां पृथ्वी की होती है। ठीक, अब इसमें हमको समझना होगा कि कौन सी गति पृथ्वी की घूर्णन है और कौन सी परिक्रमण है। ठीक है, कौन सी परिक्रमण है। तो अब देखो यहां बच्चों घूर्णन गति की बात करें तो देखो है क्या कि जैसे हम लोग को मालूम है, जैसे हम लोग को मालूम है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे क्या है, ये झुकी हुई है। ठीक, तो ये बच्चों लट्टू की तरह अपने इस एक्सिस पे, अपने इस एक्सिस पे ये क्या होता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा बच्चों, एक्सिस होगा। ठीक ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये एक्सिस होगा। तो अपने अक्ष पे ना ये लट्टू की तरह घूमती है। तो इसके इस गति को हम कौन सी गति बोलेंगे? हम बोलेंगे दैनिक गति या घूर्णन गति, यानी कि रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। अच्छा, अब इस रोटेशन से हमको फायदा क्या मिलता है? तो इस रोटेशन से बच्चों फायदा हमको ये मिलता है कि एक तो 24 घंटे की हमको प्राप्ति होती है, यानी कि एक दिन और रात मिक्स कर ले तो हम अमूमन क्या बोलते हैं, एक दिन। तो एक दिन की प्राप्ति होती है और वो हमारा एक दिन कितने समय का होता है, लगभग 24 घंटे का, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक, तो हम 24 घंटा मान लेते हैं, 24 घंटे का, तो वो हमको दिन मिला। प्लस प्लस पृथ्वी के इस रोटेशन से एक फायदा और क्या है कि दिन और रात होते हैं। अगर ये रोटेट नहीं करता तो पृथ्वी पर जीवन संभव हो ही नहीं पाता। वायुमंडल तो आवश्यक है ही, साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अब समझना। मैंने अपने पिछले क्लास में बच्चों बताया था क्या कि सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, चलो यहां देखते हैं। मान लो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पे पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अब यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो गर्मी उत्पन्न हो रही है इस एरिया में। ठीक, अब
यहाँ चलो तुम लोग की तरफ से समझाते हैं। ठीक, तो मान लो इस एरिया में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे गर्मी उत्पन्न हो रही है। ठीक, दिन का समय और दूसरा गर्मी, और ये धीरे धीरे फिर क्या होगा ये बच्चों, धीरे धीरे ये घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा और घूम के ये जहाँ पे दिन था अब वो दिन कहाँ हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। यानी कि जिस स्थान पे दिन था उस स्थान पे अब क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर वही स्थान 24 घंटा सालों साल वही स्थान अगर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता तो नतीजा क्या होता कि उस स्थान पे तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता, जिस पे जीवन की कल्पना फिर नहीं की जा पाती। और पीछे जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पे तापमान क्या हो जाता, बेहद कम हो जाता, माइनस में चला जाता। और उस स्थिति में भी हम यहाँ जीवन की कोई कल्पना नहीं कर पाते। तो वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी का घूर्णन करना जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी गति को जो अपने एक्सिस पे लट्टू जब नाचता है तो जिस बिंदु पे जमीन पे वो नाचता है तो वो बिंदु जो है वो पॉइंट है, वही क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं अक्ष। ठीक ना, तो अपने अक्ष पे ये क्या है, रोटेट कर रहा है। ठीक, रोटेट कर रहा है। तो इससे हमें क्या क्या मिला, रोटेशन से हमें मिला एक दिन और दूसरा दिन एवं रात की प्राप्ति। ठीक है, तो एक दिन की प्राप्ति हो रही है जो कि कितना है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, या हम लगभग कह ले 24 घंटा। तो 24 घंटे का हमको एक दिन मिल गया और दिन और रात की स्थिति हमको प्राप्त हो गई। ठीक, तो ये हमारा घूर्णन से फायदा हुआ। अच्छा, अब रिवॉल्यूशन क्या है, परिक्रमण क्या है। ठीक, इस बात को जरा समझे। तो बच्चों देखो, ये अगर हमने कहा कि पृथ्वी है, अगर हमने कहा कि ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लो मैंने कहा ये पृथ्वी है, तो ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर ही रहा है। अब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो ये क्या है, अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए मैं सूर्य हूँ, समझ लो मैं सूर्य हूँ, थोड़ी देर के लिए समझ लो मैं सूर्य हूँ। ठीक, और ये सूर्य बड़ा होता ही है ग्रहों से, और ये अपने एक्सिस पे क्या है, ऐसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये पृथ्वी की क्या कर, सूर्य की क्या करेगा, ये परिक्रमा करेगा। तो परिक्रमा कैसे करेगा, देखो परिक्रमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस ये इस तरह से, इसको अब हाथ को अभी के लिए सूर्य मान लो। ठीक, और ये इस तरह से ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से ये चक्कर काट रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक, ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूमते हुए, अपने एक्सिस पे ऐसे घूमते हुए, ठीक है, ये इस तरह से ये घूमते हुए चक्कर काटेगा। समझ रहे हो, ये घूमते हुए चक्कर काटेगा ऐसे, समझ रहे हो। तो दिन रात होता रहेगा और इसके बाद इस स्थान से अगर ये चल के ऐसे आया, ठीक है, चल के यहाँ आ गया, तो कितना समय लिया, 365 दिन 6 घंटे। समझ रहे हो, 365 दिन 6 घंटे का समय लिया। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें प्राप्त हुआ एक वर्ष। ठीक ना, एक वर्ष की प्राप्ति हुई और ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन प्राप्त हुई। ठीक, तो वही मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए अगर सूर्य समझ लो तो ये इस तरह से ऐसे नाचेगा ना, तो अपने एक्सिस पे ऐसे करते हुए ये देखो कुछ इस तरह से ऐसे, ये पूरा पूरा ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ इस तरह से बच्चों देखो आएगा, इस तरह से यहाँ आके, ठीक है, रुकेगा नहीं, फिर ये चलता रहेगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक ना, परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। ठीक, तो अब हम देखें यहाँ पे कुछ बातों को। तो परिक्रमण गति या वार्षिक गति, तो परिक्रमण गति का समय, परिक्रमण गति का समय कितना होगा, तो परिक्रमण गति का समय होगा बच्चों 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे। तो 365 दिन 6 घंटे इसको लग जाएगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। अच्छा, क्या क्या इससे हमको लाभ प्राप्त होना है, तो अब इससे लाभ ये प्राप्त होना है कि पहला पहला कि एक वर्ष की प्राप्ति होगी, एक वर्ष की प्राप्ति होगी। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, तो दूसरा यहाँ पे होगा बच्चों ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन। ठीक,
तो ऋतु परिवर्तन। अच्छा, हम लोग को एक बात पता है, हम लोग को एक बात पता है, ऋतु परिवर्तन में देखें हम लोग तो शीत ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत, बसंत ऋतु, ठीक है। तो यहां बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, ऋतुएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, ऋतुएं प्राप्त हो रही हैं। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ऋतुएं देख रहे हैं। तो क्या ऋतुएं केवल बच्चों, तो क्या ऋतुएं केवल क्या 3 ही होती हैं? जैसे कि एक आसान भाषा में हम लोग समझते हैं ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक। ठीक है, ठंडी, गर्मी, बरसात। तो क्या बस इतना होता है? नहीं, ठीक ना, नहीं। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है। इसके बाद एक ऋतु और होता है जिसको हम कहते हैं शरद ऋतु, ठीक ना, शरद ऋतु। तो ये 4 प्रकार की ऋतुएं हो गई। अच्छा, अब ये 4 प्रकार की ऋतुएं हुई कैसे, मैटर तो ये है। तो यही मेन बात है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक। यहां थोड़ा सा हम लोग देखें, यहां हम लोग थोड़ा सा देखें, ये रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन देखो, अब यहां हम देखें इसका इसका परिक्रमण गति का समय, तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बच्चों घूर्णन गति का समय, घूर्णन गति का समय। तो घूर्णन गति का समय क्या होगा, तो हम यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे 24 घंटे, ठीक है। शब्द ये लिखने की जरूरत नहीं है, लगभग, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, लगभग 24 घंटे, ठीक। अच्छा, अब इससे क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा दिन, दिन एवं दिन एवं रात, ठीक। ये एक बात। दूसरी बात क्या, एक दिन, एक दिन की, एक दिन की प्राप्ति, प्राप्ति, ठीक है। तो अब बच्चों दिन और रात, ठीक है, कैसे होते हैं इस बात को भी अभी हम लोग देख ले रहे हैं, बेहद ही आसान बात है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लो, ठीक है। अच्छा, इसी में चलो आगे पेज पे समझाते हैं अगली बात, ठीक है। तो अगली बात में यहां हम देखें बच्चों परिक्रमण गति में, परिक्रमण गति में, अच्छा, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं अमूमन बहुत आसान टॉपिक में काउंट होता है, परंतु अभी आगे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों थोड़ा वृहद होता जाएगा, समझ रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा वृहद होता जाएगा, परंतु कंसंट्रेट रहे अगर सभी लोग, तो एक एक बच्चों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सारी बात समझ में आ जाएगी, किसी को 1% का दिक्कत नहीं होगा, ठीक। परिक्रमण गति में एक बात और नोट करना है, ठीक है, और ये क्या है, तो परिक्रमण गति में बच्चों देखो मैंने बताया जो 365 दिन, दिन 6 घंटे 6 आवर्स, ठीक। तो ये 365 दिन 6 घंटा यहाँ पे दिख रहा है, तो सबने सुना होगा लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक ना, लीप वर्ष। तो अब ये लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर देखो क्या है बच्चों, जो 365 दिन 6 घंटे है ना, तो ये 6 घंटे अगर हम 4 बार काउंट कर लें, 4 बार काउंट कर लें तो ये हो जाता है 24 घंटा, ठीक ना, 24 घंटा। तो 24 घंटा है तो ये हो गया पूरा एक दिन, एक दिन। तो अब एक साल में ये एक्स्ट्रा एक दिन निकल के सामने आ जा रहा है इस 6 घंटे की वजह से। तो 6 घंटे की वजह से जो एक्स्ट्रा ये एक दिन हमारे सामने आ गया, उसी को हम कहते क्या हैं,
उसी को हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक ना, लीप ईयर। और ये अल्टीमेट कहाँ आके जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है बच्चों फरवरी के महीने में, ठीक ना, फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में। और 4 साल बाद फरवरी का महीना कितने समय का होता है, तो 4 साल बाद फरवरी का महीना हो जाता है 29 तारीख का, ठीक है, 29 दिन का, ठीक ना, 29 दिन का। तो ये एक आसान बात थी, लगभग 99% बच्चे इस बात को जानते हैं, बट पढ़ा रहा हूँ तो उसको ये आसान है या पता होगा तो ऐसे करके इसको छोड़ नहीं सकता, बताना था, ठीक है। तो ये एक आसान बात, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने इतनी बात जानी, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ देखो थोड़ा सा जरा डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम, अब देखो यहाँ पे दिन और रात की स्थिति की बात करें, दिन और रात की, तो खैर ये पूरा इससे नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा दोनों पृथ्वी ही हो गया है। रुक जाओ, नहीं चलो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी ठीक है। चलो इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं। जैसे ये बच्चों ये सूर्य, ये सूर्य, ठीक है, तो ये सूर्य हो गया। और यहां बच्चों देखो, यहां मैंने बना दिया अर्थ, ठीक है, यहां बना दिया अर्थ। छोड़ो, ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, छोड़ो, यहां बनाते हैं खुद से ही। ये हो गया बच्चों अर्थ, ठीक है, अर्थ। और इस अर्थ पे हम देखें तो ये इस तरह से बच्चों अर्थ कुछ देखो बच्चों इस तरह से झुका हुआ है, ठीक। अगर सन हमने यहां बनाया तो झुकाव हम इधर दिखाएंगे, और अगर सन को यहां बनाते हैं तो ये झुकाव हम इधर दिखाते हैं, ठीक। तो मैंने सन यहां बना दिया है और झुकाव हम इस तरफ दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये वाला जो एरिया होगा ये पोल का हो गया, पोल का हो गया, ठीक। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो है क्या बच्चों, अब है क्या, यहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक ना, यहां पे सूर्य का, ये क्या हो गया, जब जा रहा था तब नहीं आ रहा था, अब आ गया, ठीक है। अब यहां देखो सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा है इस एरिया पे पूरा। तो अब इस एरिया पे ये पूरा प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ पे बच्चों होगा दिन, ठीक ना, यहाँ पे होगा दिन। और इस एरिया पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, ठीक ना, इस एरिया पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे रात। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ दिन, और यहाँ बच्चों लिख सकते हैं रात। परंतु ये बच्चों अपने एक्सिस पे फिर ये घूम भी तो रहा है, तो ये जो दिन है अब ये घूमते घूमते दिन वाला स्थान जो है अब ये चला जाएगा पीछे, और रात वाला जो है घूम के आ जाएगा सूर्य के सामने। तो अब क्या होगा, इस स्थिति में यहाँ पे रात हो जाएगी, ठीक। तो बहुत कोई कठिन चीज नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको टाइम वाइम लेके मैं समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। खुद भी बच्चे सोचते हैं कि इतनी आसान चीजों को सर इतना टाइम लेके क्यों बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय लेके मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो सीधा सा बात है बच्चों, सीधा सा बात है, ये पृथ्वी और ये मेरा हाथ। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, ठीक ना, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में दिन होगा। मगर सूर्य तो यही है और प्रकाश पड़ रहा है, मगर ये तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे दिन वाली स्थिति है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिन वाली स्थिति है, तो अब ये घूमते घूमते क्या होगा, ये चला जाएगा रात वाली स्थिति में और यहाँ हो जाएगा दिन। तो ये प्रक्रिया बच्चों नॉन स्टॉप चलती रहती है, ठीक। तो ये दिन एवं रात का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो कुछ बातों को यहाँ पीछे के पॉइंट्स में मैं और बता दूं कि ये जो परिक्रमण गति है परिक्रमण गति,
इसको बच्चों ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना। क्यों? देखो क्या करेगा एग्जामिनर, करेगा क्या, क्वेश्चन बनाएगा कि पृथ्वी का पृथ्वी का पृथ्वी पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति या परिभ्रमण का समय, समय क्या है, क्या है, ठीक। और ऑप्शन तुम लोग को कुछ इस तरह से दे देगा, 24 घंटे, बी ऑप्शन दे देगा 365 दिन, सी ऑप्शन 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, और डी ऑप्शन दे देगा, डी ऑप्शन 360 दिन, ठीक, ऐसे दे देगा। अब पूछा है क्वेश्चन क्या, पृथ्वी की परिभ्रमण का समय क्या है। तो अब हड़बड़ाहट में बच्चे क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि होना तो 365 दिन और 6 घंटे, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा नियरेस्ट आंसर क्या हुआ, जैसा कि अक्सर सर बताया करते हैं कि कभी कभी 2-3 ऑप्शन सही होते हैं और उसमें उन विकल्पों को चुनना होता है जो सबसे ज्यादा शुद्ध हो, ठीक। तो अब यहाँ हम देखें तो बच्चे क्या करेंगे, गलती से यहाँ लगाएंगे आंसर 365 दिन 6 घंटे, मगर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिभ्रमण का मतलब होता है बच्चों घूर्णन, ठीक ना, परिभ्रमण का मतलब होता है घूर्णन, ठीक, घूर्णन। तो इसीलिए परिक्रमण और घूर्णन दोनों को किस रूप में देखना, दोनों को इंग्लिश रूप में देखना, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या है, घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति, ठीक, ध्यान से सुनो। रोटेशन क्या है, घूर्णन, ठीक, दैनिक गति और परिभ्रमण, जबकि परिक्रमण क्या है, रिवॉल्यूशन, ठीक ना, परिक्रमण क्या है, रिवॉल्यूशन, या हम उसको दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, ठीक है, ईयरली मोशन, वार्षिक गति, ठीक। तो 2 नाम से ये वार्षिक गति, समझ रहे हो। तो परिभ्रमण पूछा है ना यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 24 घंटे। और अगर नियरेस्ट की बात करते तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड हो जाता, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं ऑप्शन है, तो यहाँ आंसर क्या हो गया, 24 घंटे, ठीक। तो इसलिए बच्चों यहाँ हमने जो दैनिक गति, घूर्णन गति, रोटेशन लिखा है, ठीक, तो रोटेशन लिखा है, इसी में हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे परिभ्रमण, परिभ्रमण, ठीक है। तो इसको परिभ्रमण भी बोला जाता है, ये बात एकदम क्लियर, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2 शब्द यूज करते हैं, 2 शब्द यूज करते हैं, एक प्रदीप्त, प्रदीप्त वृत्त, और दूसरा यूज करते हैं कक्षीय, कक्षीय समतल, समतल, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त और कक्षीय समतल। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब क्या है, ठीक। तो प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक ना, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। और कक्षीय समतल, कक्षीय समतल तो ये क्या, और इसको कहते हैं ऑर्बिट प्लेन, ठीक ना, ऑर्बिट प्लेन, ठीक। तो प्रदीप्त वृत्त जो है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है। अब ये क्या है, ये अगर समझना है तो बच्चों देखो, ये बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो, पूछे जाते हैं, और बच्चे कॉन्सेप्ट इसका बहुत कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट है आसान, ठीक है, शब्द से थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्रदीप्त वृत्त क्या है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो अब यहाँ बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। कुछ नहीं करना बच्चों, ज्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल बात देखो, जैसे हमने यहाँ ये पृथ्वी बनाया, ठीक, और यहां मैंने क्या किया, इसको 23.5 डिग्री इसके एक्सिस पे, ठीक है, टिल्ट कर दिया, ठीक, झुका दिया, टिल्ट कर दिया, ठीक। तो अब देखो है क्या, ये वाला बच्चों, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट देशांतरी दृष्टिकोण से, देशांतर अक्षांश पढ़ चुके, तो देशांतरी दृष्टिकोण से ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट हो गया बच्चों पूर्वी गोलार्ध, ठीक ना, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला पार्ट हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इतनी बात क्लियर। अच्छा अब देखो ये झुका हुआ है, झुका हुआ है, परंतु बच्चों हम एक बात करें क्या, कि सर ये जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ है, तो बेटा उत्तरी ध्रुव जो है वो देखो यहाँ है, ठीक ना, उत्तरी ध्रुव कहाँ है, ये यहाँ है,
ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और यहां हो जाता है ये बच्चों दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इसको अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अक्सर जो है बच्चे सेल्फ स्टडी के क्रम में इसको छोड़ देते हैं या समझने का प्रयास करते हो तो समझ नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन आती है, ठीक। हम लोग समझते हैं जरा। अब देखो ये एक लाइन बच्चों यहां से, ये एक लाइन मैंने यहां सीधा खींचा, सीधा खींचा, ठीक है। तो अब पृथ्वी जो है देखो अब यहां से दो बराबर भागों में बंट गया, दो बराबर भागों में बंट गया, क्लियर है। अब ये दो बराबर भागों में बंट गया है, ठीक। तो अब देखो ये पृथ्वी को, ठीक ना, ये क्या कर रहा है पृथ्वी को एकदम सीधा सीधा दो भाग में बांट रहा है। और यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, तो यहां इस जगह पे, इस जगह पे क्या होगा बच्चों, यहां पे होगा पूरा दिन, ठीक ना। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा सर दिन, ठीक। यहां पे होगा दिन, तो यहां क्या होगा, तो यहां होगा रात, समझ रहे हो, रात। तो अब क्या हुआ, यहां हो गया दिन, तो यहां हो गया रात। तो जिस वृत्त ने दिन एवं रात की स्थिति को परिवर्तित किया है या दिन एवं रात में पृथ्वी को विभाजित किया, समझ रहे हो, वो लाइन क्या कहलाती है, वही लाइन कहलाती है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक ना, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्त वृत्त। बात इतनी क्लियर। अब इसको हम एक डायग्राम से और ज्यादा क्लियर कर लें, ठीक है। अब देखो इसको हम एक डायग्राम से क्लियर कर लें। ठीक, अब देखो यहां बच्चों दिख रहा है ना, ये देखो यहां ये लाइन ऐसे दिख रही है ना, ये आई हुई है, ठीक। और ये बीच से विषुवत रेखा, ठीक ना, इक्वेटर, इक्वेटर विषुवत रेखा। तो अब क्या है, इधर इधर पूरे एरिया में यहां क्या हो गया बच्चों, यहां हो गया डे दिन, और यहां क्या हो गया, यहां हो गया नाइट, ठीक है, यहां हो गया नाइट यानी रात। तो दिन और रात में पृथ्वी को वास्तव में जो रेखा विभाजित कर रही है उसी रेखा को हम बच्चों क्या बोलते हैं, उसी रेखा को बोलते हैं हम प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक। तो यहां हम अगर वापस आए यहां वापस आए तो अब देखो यही क्या हो गया बच्चों, यही हो गया सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी इसी को हम कह देंगे प्रदीप्त, प्रदीप्त वृत्त। तो प्रदीप्त वृत्त की परिभाषा क्या हो सकती है, तो प्रदीप्त वृत्त की परिभाषा क्या हो सकती है, इसको देख लो प्रदीप्त वृत्त। तो यहां लिख सकते हैं हम कि वह क्या कर रहा हूं, वह रेखा या वृत्त जो 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 पृथ्वी को, पृथ्वी पृथ्वी को नहीं लिखेंगे, पृथ्वी पर लिखेंगे, ठीक है, जो पृथ्वी पर, पृथ्वी पर छोटा सा लाइन है बच्चों, पृथ्वी पर दिन एवं रात, दिन एवं रात की अवधि को, अवधि को बांटता है, अवधि को बांटता है, बांटता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे बच्चों सर्किल ऑफ, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक ना, यानी कि प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त। तो ये बात ध्यान रखना है। और ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, तो यही लाइन क्या हो गया, यही लाइन हो गया बच्चों प्रदीप्त वृत्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बात ये क्लियर है, ठीक, क्लियर। अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात और, ये ध्यान रखना प्रदीप्त वृत्त जो है, जो हमारा एक्सिस है ना,
हमारा जो एक्सिस है, इस एक्सिस से किसी भी कंडीशन में जाके मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, मतलब मर्ज नहीं होगा। ध्यान रखना ये बात भी। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो प्रदीप्त वृत्त है, ये पृथ्वी का जो एक्सिस है, इसमें जाके ये मर्ज नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ देखो स्पष्ट विभाजन बच्चों दिख रहा है, समझ रहे हो? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात क्लियर। चल आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कक्षीय समतल, कक्षीय समतल, समतल, ठीक, ऑर्बिट, ऑर्बिट प्लेन। ऑर्बिट प्लेन क्या है ये बच्चों, आसान सा बात है ये भी। ठीक है, ऑर्बिट प्लेन। अब यहाँ देखो, ये ने पृथ्वी का ये ग्लोब बनाया, थोड़ा सा ये बन जा रहा है गड़बड़, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, डूब जाओ। फिर ये गोला यहाँ से लेने का प्रयास करता हूँ। छोड़ो भाई, ये अपने बस का नहीं है। नहीं रहे। चलो खैर देखते हैं बच्चों यहाँ। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। चलो अब जैसा बन गया है इसी पे समझाऊंगा। ठीक है, अब जैसा बन गया है इसी पे समझाते हैं। ठीक है, हम लोग को समझना है कक्षीय समतल। ठीक है, कक्षीय समतल। अब देखो, छोड़ो, 2-3 बार प्रयास कर लिया, गोला सीधा नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये मैंने कहा 23.5 डिग्री, और सॉरी ये पृथ्वी को, हाँ ठीक है, 23.5 डिग्री पे झुकाया हुआ, पृथ्वी को टिल्ट किया हुआ है। और यहाँ से ये रेखा मैंने यहाँ खींचा, ठीक, खींचा, और ये यहाँ, समझ रहे हो, ये यहाँ। तो अब देखो इसको थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, और ये यहाँ से ऐसे खींचती है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम हमारा बन रहा है। ठीक, तो अब देखो है क्या, कक्षीय समतल कौन होता है बच्चों? कक्षीय समतल यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक ना, ये जो एरिया है इक्वेटर वाला, ये क्या है? कक्षीय समतल। तो यहाँ बच्चों देखो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कक्षीय समतल से, कक्षीय समतल से, ठीक है, पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है? ठीक ना, पृथ्वी जो है कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक, तो कक्षीय समतल से, ये कक्षीय समतल हो गया। अब यहां से ये कितने डिग्री का ये बीच में बच्चों कोण बन रहा है? ठीक है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, ये 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को देखो एग्जामिनर क्या करता है, हालांकि उस शब्द का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं है, परंतु एग्जामिनर बना देता है क्वेश्चन। जैसे हमारा ये थोड़ी देर के लिए हम कह लें, ये हमारा हाथ, ठीक ना, हाथ। अब ये पृथ्वी पे, पृथ्वी हमारा जो है यहाँ, ये हाथ मान लो, अब ये पृथ्वी समझ लो, ये ऐसे कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री। मगर कक्षीय समतल की बात करें तो ये ऐसे कर दिया, ये बराबर है ना बच्चों, तो ये क्या है? कक्षीय समतल। तो अब कक्षीय समतल से कोण कितने डिग्री का बनाया? तो 66.5, ठीक ना, 66.5। तो इसी को देखो वो क्या, किस रूप में क्वेश्चन बना देता है? क्वेश्चन इस रूप में बना देता है कि कक्षीय समतल से, ठीक है, कक्षीय समतल से पृथ्वी, ठीक है, कितनी डिग्री, इधर क्या है, इधर यहां तक ऐसे, ये यहां तक बच्चों क्या झुका हुआ है 23.5, मगर कक्षीय समतल से ये कहता है कितना डिग्री उठा हुआ है। बात समझ रहे हो? ये क्या हो गया, जैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
अब ऐसे अगर मैंने किया तो ये क्या है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, परंतु वो क्या कह रहा है, अब ये कक्षीय समतल जो है इससे कितना डिग्री, या इसी कक्षीय समतल को कहेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री ऊपर उठा हुआ है। तो उठा हुआ कितना है 66, ठीक, और ये 90 डिग्री, तो झुका हुआ कितना है 23.5। क्वेश्चन को समझना होगा, उठा हुआ कितना है 66, ठीक है 66। अब यहाँ है झुका हुआ कितना है तो 23.5, ठीक, कक्षीय समतल से कितना उठा 66, ठीक है, और झुका हुआ कितना है अपने अक्ष पे, टिल्ट कितना है, तो यहाँ आंसर क्या है 23.5। समझ रहे बच्चों, तो ये फर्क बच्चों ध्यान रखना। दूसरा, कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो कोण की भी बात हो रही है, तो वही 66, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे बच्चों यहाँ बनते हैं। तो यही बच्चों क्या है कक्षीय समतल, ठीक। तो यहाँ हम कह दें कि कितना डिग्री झुका हुआ है, तो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, परंतु अपने अक्ष से उठा हुआ कितना है, तो यहां बच्चों आंसर क्या होगा, उठा हुआ है 66.5 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, कक्षीय समतल से ऑर्बिट प्लेन, कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, तो यहाँ आंसर होगा बच्चों 66.5 डिग्री, ठीक। इतनी बात बच्चों ध्यान में रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे, ठीक है, आगे, ठीक। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे ये जो हमारी पृथ्वी है, तो हम लोगों ने घूर्णन गति, ठीक है, वार्षिक गति, ठीक, ये बात जाना। तो अब देखो, अब थोड़ा यहाँ कुछ और बात को जानते हैं, ठीक ना, यहाँ कुछ और बात को जानते हैं। अब देखो पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पृथ्वी को ना हम सूर्य को माने, ठीक, यहाँ सूर्य को माने, तो यहाँ पे सूर्य है, और ये अंडाकार मार्ग पे ये क्या कर रहा है, अंडाकार मार्ग पे चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी अंडाकार मार्ग पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब देखो यहां बच्चों हम करें तो दो कंडीशन हम लोग को सुनने को मिलते हैं, ठीक है, दो कंडीशन सुनने को मिलता है। एक कंडीशन हम लोग को मिलता है बच्चों, एक कंडीशन मिलता है उपसौर, और दूसरा मिलता है अपसौर, ठीक ना। हम लोग को दो कंडीशन मिलते हैं, उपसौर पेरिहीलियन और अपसौर मिलता है एफिलियन, ठीक। तो उपसौर और अपसौर क्या है, देखो यहां लिख देते हैं, फिर यहां लिख देते हैं। जैसे जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा बच्चों उपसौर, ठीक। दूसरा, जब सर्वाधिक दूर होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा बच्चों अपसौर, ठीक, अपसौर। तो अब देखो यहाँ पे उपसौर की जो स्थिति है, ठीक ना, उपसौर की स्थिति है वो कितने तारीख को होता है, तो उपसौर की स्थिति जो है बच्चों वो 3 जनवरी की होती है, ठीक। और अपसौर जो है वो कब होता है, वो 4 जुलाई को। तो यहाँ हम देखेंगे तो लिख सकते हैं 3 जनवरी, ठीक ना, 3 जनवरी। और ये जो स्थिति है इसको हम लिख सकते हैं 4 जुलाई, ठीक। अब एक समस्या आएगी कि सर कैसे याद रखा जाए कि उपसौर मतलब 3 जनवरी, यानी उपसौर मतलब क्या कि सूर्य जो है पृथ्वी के निकट है, और अपसौर मतलब क्या कि सूर्य पृथ्वी से दूर है, ठीक। ये याद कैसे होगा, प्लस 3 जनवरी 4 जुलाई, ठीक, ये कैसे समझते हैं।
ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा तरीका है बच्चों। हम लोग को मालूम है उप मतलब क्या होता है बच्चों, उप मतलब छोटा मान लो, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बड़ा उपराष्ट्रपति छोटा, ऐसे समझ लो। तो छोटा मतलब नजदीक मान लो, तो छोटा मतलब नजदीक माना, तो उपसौर मतलब क्या हो गया, यानी कि सूर्य पृथ्वी के निकट है। ठीक, अप मतलब ऊपर या दूर मान लो, ठीक ना, दूर मान लो, तो दूर मान लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे ये अपसौर हो गया। तो उपसौर और अपसौर यहाँ पे क्लियर। अच्छा अब आगे देखें, तो उपसौर कब होगा, तो ये 6 महीने की स्थिति आती है, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक ना, जुलाई 6 महीने की स्थिति होती है। तो बस एक काम करना है, ये 2 तारीख बस याद रहे, 3 जनवरी 4 जुलाई। ठीक, ये तो इतना याद करना पड़ेगा, मगर फिर यहाँ एक कंडीशन और आती है कि सर 3 जनवरी को उपसौर है कि 4 जनवरी को है, ठीक है, 4 जुलाई को है, ये बात जो है नहीं समझ में आता। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या है, 3 जनवरी उपसौर है कि अपसौर है, अगर ये समझना है तो सिंपल बात, 3 और 4 अगर ये तारीख तुमको याद है तो उप मतलब छोटा, ठीक है, छोटा, तो अंक भी देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अंक भी यहाँ पे छोटा होगा, तो 3 जनवरी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, अंक अगर 3 जनवरी यहाँ पे अगर मेंशन कर दिए तो ऑटोमेटिक 4 जुलाई फिर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपसौर और अपसौर। ठीक ना, इसको हम कह देते हैं पेरीहिलियन, और इसको बोल देते हैं एफिलियन। ठीक ना, तो पेरीहिलियन एफिलियन, ठीक, ये स्थिति स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, चलो अब बच्चों देखो, अब आते हैं हम लोग कुछ तारीखों पे आते हैं, ठीक ना, कुछ तारीखों पे आते हैं, जो कि वो तारीख हम लोगों से बराबर पूछे जाएंगे। ठीक है, बराबर पूछे जाएंगे। तो अब देखो, पृथ्वी के परिक्रमण की, पृथ्वी के परिक्रमण की, ठीक, कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पृथ्वी के परिक्रमण की कुल 4 अवस्था होती है। ठीक, पृथ्वी के, सब शॉर्ट में होगा, पृथ्वी के परिक्रमण की कुल 4 अवस्थाएं, कुल 4 अवस्थाएं, ठीक ना। अब ये 4 अवस्थाएं कौन है बच्चों, देखो हमको यहां पहले डेट समझना होगा। एक है बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है, ये तुम लोगों से अपने मन से भी सुना होगा। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, ठीक है, 23 सितंबर की स्थिति। ठीक, तो और दूसरा तुम लोगों ने सुना होगा, दूसरा सुना होगा फर्स्ट सेकंड 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति, और तीसरा सुना होगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर की स्थिति। ठीक, तो बच्चों देखो यहां लिखा है पृथ्वी के परिक्रमण की कुल 4 अवस्थाएं, दिख रहा है 3 परंतु है 4। कैसे, हमने 21 मार्च और 23 सितंबर को एक साथ मर्ज कर दिया, क्योंकि समझाना जो है वो भी हमको क्या है, एक साथ इन दोनों को समझाना ही है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको दोनों को एक साथ ऐड कर दिया है। बात समझ रहे हो, वरना हम 4 कंडीशन तो पैदा कर सकते हैं, 21 मार्च और फिर दूसरा नंबर डाल के 23 सितंबर, तो हो गए 4 स्थितियां। ठीक ना, 4 स्थितियां। तो अब हम लोग इस बात को बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 21 जून की स्थिति को देखा जाए। ठीक, 21 जून की स्थिति को, और बच्चों देखो सुनने में, याद करने में ये कठिन लगेगा, परंतु है बेहद आसान। ठीक ना, है बेहद आसान। अब देखो है क्या, जैसे हम देखें कि ये बनाया, ये बनाया पृथ्वी, ठीक है, और यहां बीच में
बीच में ये 0 डिग्री विषुवत रेखा और यहाँ फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा, और फिर यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो क्या है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ लिखा 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति। ठीक, यहां थोड़ी सी एक बात पहले समझ लो, ये पृथ्वी जो है इसको 2 बराबर भागों में कौन बांट रहा है, तो ये बांट रहा है 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक ना, इक्वेटर, या हम इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, तो अब देखो भूमध्य रेखा क्या कर रहा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो ये वाला जो है ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दूसरा जो है सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हम कह लेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो अब पृथ्वी 2 बराबर भागों में बट गई है, किसके द्वारा, विषुवत रेखा के द्वारा। तो जब यहां हम अगर देखें तो सूर्य मान लो यहां है, सूर्य यहां है, तो जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकेगा तो इस स्थिति में क्या होता है, पूरे इस उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात दिन और रात क्या होगी, समान होगी। ठीक ना, दिन एवं रात क्या होगी, समान। ठीक, तो जब दिन और रात समान होगा, दिन रात समान होगा, तो ऐसी स्थिति को बच्चों क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं विषुव। ठीक ना, ऐसी स्थिति को बोलते हैं विषुव। ठीक है, इक्विनॉस। ठीक, इक्विनॉस। तो ये विषुव की स्थिति कहाँ आ रही है, 0 डिग्री अक्षांश पे आ रही है। तो 0 डिग्री अक्षांश पे विषुव की स्थिति आने के कारण, ठीक है, हमने इस रेखा का नाम क्या रखा, विषुवत रेखा रखा। समझ रहे हो, विषुवत रेखा। और भू को मध्य से बांट दे रहा है, इसलिए इस किस रेखा ने बांट दिया, 0 डिग्री अक्षांश ने, इसलिए हमने इसको क्या बोला, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो अब देखो यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यहां बात समझ में आएगी, तो 0 डिग्री यहां मैंने बना रखा है। ठीक, ये क्लियर। अच्छा, आते हैं अब 21 जून की स्थिति पे। ठीक, अब 21 जून की स्थिति देखो, यहां मान लो सूर्य क्या है, अब सूर्य कर्क रेखा पे क्या है, कर्क रेखा पे बच्चों लंबवत चमक रहा है, कर्क रेखा पे ये लंबवत चमक रहा है। ठीक, ये ध्रुव वाला एरिया हो गया, कर्क रेखा पे ये लंबवत चमक रहा है। तो अब यहाँ लंबवत चमक रहा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक ना, ये पूरा एरिया उत्तरी गोलार्ध। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, जब सूर्य पहुंचता है कहाँ, सूर्य होता है उत्तरायण, जब उत्तरायण होगा, ठीक ना, सूर्य जब उत्तरायण होगा तो उत्तरायण होने की स्थिति में ये कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पे। और जब कर्क रेखा पे चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, ठीक, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, क्लियर। और दक्षिण गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा, या हम कह लें तिरछा। ठीक है, तिरछा मिलेगा। तो अब ऐसी स्थिति जब आएगी तो होता क्या है बच्चों, यहां पे दिन क्या होगा, दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा। तो अगर दिन बड़ा यहां है, ठीक है, तो जस्ट उल्टा यहां कर दो, जस्ट यहां पे कर दो, तो यहां दिन बड़ा है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, रात बड़ी होगी, रात बड़ी। और अगर रात बड़ी हो रही है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, और सूर्य चमक रहा है कहाँ, सूर्य चमक रहा है बच्चों कर्क रेखा पे, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, तो रात यहाँ पे बड़ी और यहाँ दिन छोटा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी छोटी, रात हो जाएगी छोटी। और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ दिन छोटी हो जाएगी। सिंपल बात। यहाँ पे गर्मी की स्थिति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे
ठंडी की स्थिति हो जाएगी, ठंडी की स्थिति। तो ये स्थिति जो होती है, ये स्थिति, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति। तो हम लोगों को मालूम है, हम लोग को मालूम है कि सूर्य क्या कर रहा है, ठीक ना, पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि सूर्य ही परिक्रमा कर रहा है। तो जब ये घूमेगा तो घूम के, इसके घूमने का जो तरीका है बच्चों, ये इस तरह से है, समझ लो ना, ये इस तरह से ऐसे घूमता है, समझ लो, ये कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक। तो जब ये घूमेगा तो कंडीशन ऐसे आते हैं, कंडीशन ऐसे आते हैं कि 21 जून को सूर्य आ जाता है कहाँ, आ जाता है ये कर्क रेखा पे, ठीक है, कर्क रेखा पे। और जब कर्क रेखा पे आ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाती है, ठीक। जैसे जैसे देखा करो, मार्च अप्रैल, ये अप्रैल मार्च की बात कर रहा हूं, ठीक है, मई जून, ठीक ना, मई जून, जून के महीने में सूर्य जो है पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। इसलिए देखा करो जून के टाइम में, जून के टाइम में उत्तर भारत में शाम को 7, सवा 7, 7:20 तक अंधेरा होता है, ठीक है। और फिर अर्ली मॉर्निंग सन जो है फिर से हम लोग को दिखने लगता है। तो दिन क्या हो गया, दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। अब देखो धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ रहा है ना, तो अब क्या होगा, अब हमारे वहाँ अंधेरा जल्दी होने लगेगा, धीरे धीरे अंधेरा जल्दी होगा। और ठंडी का पीक जब आएगा तो 5:15, 5:20 पे ही अंधेरा हो जाएगा। तो वो क्यों होगा, क्योंकि सूर्य पहुंच जाएगा दक्षिण में, ठीक। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में अब हम उस स्थिति को देखते हैं। तो 21 जून की स्थिति क्लियर। अच्छा, अब आओ 21 जून के बाद 22 दिसंबर, ठीक, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को देख लें, ठीक, ये हमारा पृथ्वी। अब इसको भी यहाँ क्या किया, फिर वही कंडीशन लेनी है, फिर वही कंडीशन, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और ये कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा। तो अब देखो बच्चों, मकर रेखा, अब सूर्य, सूर्य 21 जून की स्थिति जब खत्म होगी तो सूर्य धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य धीरे धीरे होगा दक्षिणायन, ठीक ना। 21 जून के बाद सूर्य क्या होने लगता है, सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। और भारत कहाँ है, तो भारत बच्चों यहाँ पे है, ठीक ना, भारत यहाँ पे है, ठीक। तो अब क्या है, अब सूर्य पहुंच गया है कहाँ, अब 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकेगा, तो 22 दिसंबर को बच्चों सूर्य चमकता है यहाँ पे, सूर्य चमकता है यहाँ पे। तो अब देखो लंबवत जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, ठीक, और यहाँ बीच में ये ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया। अब हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, स्पष्ट हो रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध यहाँ से। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बच्चों अब देखो क्या होगा, अब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये कैसा पड़ेगा, ये तिरछा पड़ेगा। और यहाँ क्या है, लंबवत पड़ रहा है। तो लंबवत पड़ेगा, तो लंबवत पड़ने के कारण यहाँ क्या होगा बच्चों, अब जस्ट उल्टा इसके पहले वाला, अब यहाँ क्या होगा, दिन बड़ा। अब लंबवत कहाँ पड़ रहा है, ठीक है, मकर रेखा पे, मकर रेखा पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिन बड़ा, और हम लोग की तरफ ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग की तरफ क्या हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा, हम लोग की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, रात बड़ा, ठीक। अब थोड़ा सा और देखें, अगर यहाँ दिन बड़ा है, ठीक है, तो रात फिर क्या होगी, तो रात जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश कम देर तक पाएगा, तो रात छोटी होगी, ठीक। और यहाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या, यहाँ रात बड़ा। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है, ठीक है, कम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन, दिन छोटा, दिन छोटा, ठीक है, दिन छोटा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी स्थिति को बोलते हैं 22 दिसंबर, ठीक ना, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, 22 दिसंबर। और इस स्थिति का नामकरण भी है, इसको हम कहते हैं शीत, शीत अयनांत, ठीक ना, विंटर सोलिस्टिक, ठीक ना। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिक। और
इसके पहले हमने ये देखा था, तो ये हो जाएगा समर सोलिस्टिक, ठीक है, समर सोलिस्टिक। तो ये हम लोग बच्चों यहां समझे हम लोग 22 दिसंबर की स्थिति, ठीक। अच्छा, अब जरा यहां मैप में देखते हैं, ठीक है, यहां आ जाओ। अब देखो इसी स्थिति को, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं बच्चों, क्या हम लोग देखने जा रहे हैं अब ये 21 जून हो गया, ठीक है, 22 दिसंबर हो गया, ठीक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 21 मार्च और 22 सितंबर, ठीक ना। 21 मार्च, तो यहां हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, 21 मार्च और यहां लिख देंगे 22 सितंबर। तो एक साथ दोनों डेट मैंने डाला था ना बच्चों हेडिंग में, तो 22 सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर की स्थिति, ठीक। अब देखो है क्या, अब बच्चों यहाँ पे देखो सूर्य सूर्य जब ये सूर्य यहाँ जब ये सूर्य की, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करेगा, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करेगा तो परिक्रमा करने के दौरान स्थिति इसकी कुछ ऐसी आती है कि ये सूर्य के सामने से 2 बार गुजरेगा, ठीक ना। इसकी स्थिति जो होगी, ठीक है, यहां क्या होगा, विषुवत रेखा वाला पार्ट, ठीक ना, विषुवत रेखा वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, वो बच्चों 2 बार पड़ता है, ठीक ना। विषुवत रेखा का क्षेत्र जो है सूर्य के सामने से 2 बार गुजरेगा। तो जब 2 बार गुजरेगा तो दोनों बार सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा जहां पड़ेगा, ठीक ना, जहां पड़ेगा, तो पूछेगा वो किस तारीख को सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो 21 मार्च को पड़ेगा और 22 सितंबर को पड़ेगा, ठीक ना। 21 मार्च और 22 सितंबर, ठीक। तो 22 सितंबर 23 सितंबर भी लोग देखो 22 23 दोनों लिखा है, ठीक है। तो 23 सितंबर ज्यादा ज्यादा जो है 23 सितंबर पे बच्चों मान्यता देते हैं, ठीक है, कि 23 सितंबर की स्थिति होती है, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक। तो अब देखो ये 21 मार्च और 23, मैं इसको 23 ही कर देता हूं, ठीक है, 23 ही कर देता हूं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, तो अब देखो 2 बार ये सामने आएगा। अब इसके लिए बच्चों, इसके लिए ये कैसे 2 बार आएगा, थोड़ा सा यहाँ एक एक कमी फील हो रही है, और वो कमी किस चीज की फील हो रही है समझ रहे होगे तुम लोग। जो कमी फील हो रही है वो फील हो रहा है किसका, ग्लोब का, ग्लोब का, समझ रहे हो, ग्लोब का। तो ग्लोब रहता ना तो अभी स्पष्ट हो जाता कैसे 2 बार, ठीक है। फिर भी चल फिर भी प्रयास कर लेते हैं एक बार। और अगर मैं प्रयास कर रहा हूं, तो इसको तुम लोग ध्यान से देखना भी, ठीक ना, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास भी करना। जैसे ये मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये सूर्य है, ठीक ना, ये मान लो सूर्य है, और यहां ठीक है, ये मान लो सूर्य है, और ये बच्चों विषुवत रेखा का पार्ट, ये अपने एक्सिस पे देखो ऐसे ही झुका हुआ है ना, ये झुका हुआ है। तो अभी देखो यहाँ झुका हुआ है, तो ये सामने, ठीक ना, सामने ये देखो, ये सूर्य है और ये अपने एक्सिस पे ऐसे झुका हुआ है। तो अब देखो, अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ एकदम सीधा यहाँ पड़ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो ये बच्चों जो अब देखो, अभी जब ये घूमेगा तो ये घूमते घूमते, अब देखो ये विषुवत रेखा, ठीक ना, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको समझना, ये 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, और ऊपर 21 जून और नीचे 22 दिसंबर, ठीक, समझ लो। अब देखो यहाँ एकदम सामने हम देख रहे हैं, यहाँ एकदम सामने, ठीक पड़ा है। अब ये बच्चों यहाँ अगर ऐसे घूमेगा तो ये देखो घूमते घूमते जब ये जाएगा, तो अब देखो यहाँ ये, अब यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, समझ रहे हो ना, अब यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, और ये देखो अभी यही है, और ये घूमते घूमते जब ये फिर आएगा, तो अब देखो तुम लोग की तरफ से नहीं दिख रहा होगा, मगर मेरी तरफ से यहाँ इसी पे प्रकाश अब ये पड़ रहा है। और फिर जब ये घूम के ऐसे आएगा ना, जब ये घूमता है तो ये देखो कुछ इस तरह की स्थिति होती है, अब ये यहाँ पड़ने लगता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा तो 2 बार आएगा सामने,
मगर कर्क रेखा और मकर रेखा 2 बार सामने नहीं आएंगे। समझ रहे हो, ग्लोब की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, ठीक है, वरना और ज्यादा स्पष्ट होता। तो ध्यान रखना बच्चों, विषुवत रेखा तो 2 बार आएगा, परंतु कर्क रेखा और मकर रेखा 2 बार सामने नहीं आते हैं। इसलिए इसलिए विषुव की स्थिति, विषुव मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है, तो विषुव का मतलब ये होता है कि वो स्थान जहां पे दिन एवं रात एक समान, तो जहां पे दिन एवं रात एक समान होंगे उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, उस स्थिति को बच्चों हम बोलेंगे विषुव की स्थिति। तो ये किस किस तारीख को होता है, तो 2 तारीख, ठीक है, 2 तारीख, 21 मार्च 23 सितंबर। तो अब देखो ये प्रकाश जो है सूर्य का जब पड़ रहा है तो यहाँ इस डायग्राम से बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ पाता है, यहाँ बीच में देखो ये विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, यहाँ ये विषुवत रेखा, ये गया यहाँ डायरेक्ट, ठीक है, और फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ। अब देखो ये ठीक है, ये देखो ये फिर यहाँ आता है, समझ रहे हो। तो ये कुछ ये प्रक्रिया है बच्चों। अब याद रखने की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है, याद रखने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक तारीख पूछता है कि कर्क रेखा पे सूर्य किस तारीख को लंबवत चमकता है, तो 23 जून को। मकर रेखा पे कब चमकता है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। भूमध्य रेखा पे कब चमकेगा, तो 2 डेट है, 2 डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, या हम इसको 22 सितंबर बोल सकते हैं, ठीक, मेनली 23 आंसर माना जाता है, ठीक ना, 23 सितंबर। तो अब इसको याद रखना है, तो बच्चों 3 के पार्ट, 3 के 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, 3 चौका 12 महीने हैं, तो 3 महीने की ये स्थिति होती है, समझ लो ना, 3 महीने की स्थिति होगी। तो अब 3 महीने की जो स्थिति हो रही है, तो इस स्थिति को, ठीक है, इस स्थिति को हम कहाँ से काउंट करें, समझ रहे हो बच्चों, इस स्थिति को हम कहाँ से काउंट करें, तो बच्चों हम मार्च से ही काउंट करते हैं, ठीक ना, मार्च से काउंट करते हैं। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ठीक, तो जून आएगा। अब जून में यही दिमाग लगाए रखना है कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे है, ठीक ना, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे है, ठीक है, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पे है। तो अब इसी को दिमाग में रखना है बच्चों, 21 मार्च को, ठीक है, ये सूर्य कर्क रेखा पर है, विषुवत में बोल रहा हूं, सूर्य कर्क रेखा पे है। तो अब 3 के पार्ट, 4 के पार्ट में डिवाइड करना है 3 महीने को, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ठीक ना, ओहो, मार्च, ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो ऐसे अब 21 मार्च कहाँ सूर्य चमक रहा है, विषुवत रेखा पे, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 21 मार्च, ठीक, विषुवत रेखा पे चमक रहा है। तो अब देखो है क्या, 21 के बाद 3 महीना हमको देखना है, ऊपर जाएगा ये, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो 21 का फिर 21 ही लिखना है, मगर 3 महीना बस ऐड कर दो तो हो गया जून, ठीक है, जून। अब इसके बाद जून के बाद फिर 3 महीना देखें, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अब सितंबर के बाद जो है, अब सितंबर में क्या होगा, अब बच्चों सितंबर में सूर्य फिर जो है कहाँ चमकेगा, सूर्य जो है फिर मकर रेखा पे, सितंबर, ठीक ना, सूर्य जो है फिर कहाँ चमकेगा, तो ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे फिर चमकेगा। तो अब देखो 21 मार्च अप्रैल मई जून, तो जून क्लियर, 21 डेट दोनों का सेम, फिर जो है आ रहा है यहाँ पे, तो अब हमको 2 अंक और आगे बढ़ जाना है, और 3 माह, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो क्या है यहाँ पे भूमध्य रेखा पे चमका। अब इसके बाद हमको मालूम है कि 22 दिसंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आ गए हम दिसंबर, ठीक है, तो फिर यहाँ 22 दिसंबर वो कहाँ चमकेगा, मकर रेखा पे, ठीक ना, मकर रेखा पे। ये थोड़ा सा बच्चों इसको, यही बस देखो 21, 22, 23, बस यही डेट ही है, 21, 22, 23,
3 डेट ही है, बस महीने का कंफ्यूजन होना है तो महीने को मैंने क्या बोला, 4 पार्ट में डिवाइड करो 3-3 करके, तो ये तारीख जो है ये बच्चों नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों मैं दे दे रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन को तुम लोग थोड़ा समझ लो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना। मैंने मैंने यहाँ पे अभी एक तुम लोग को बताया क्या, उपसौर और अपसौर की स्थिति मैंने बताया था। ठीक है, मिटा तो नहीं दिया, उपसौर और अपसौर की स्थिति मैंने बताया था। ठीक है, हाँ आ गया। ठीक, अब देखो, अब तुम लोग से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है कि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के काफी नजदीक है, परंतु हमारे वहां 3 जनवरी को बेहद ठंडी पड़ती है, भयानक ठंडी पड़ती है। अब ये भयानक ठंडी क्यों पड़ती है, यही तुम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर देना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं। ठीक है।